So hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. सो आज के हम इस वीडियो में जो है अपनी जो न्यू सीरीज़ है रिसर्च मेथड जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट का जो है वो पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। पूरे जो है टॉपिक वाइज आपको वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है, आपकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड करके यूनिट 1 जो है हमारी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको चेक कीजिएगा और अच्छी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की आप वहाँ से डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो एवरीवन, दिस इज़ द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा ये रिसर्च का जो एक यूनिट है पेपर 1 का, यूनिट 2 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम आज करेंगे डिस्कस कि रिसर्च क्या होता है, राइट। हम सभी कहते हैं कि अच्छा आप रिसर्च कर रहे हैं। जब किसी से पूछते हैं, कोई आपको बताता है कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, या फिर कोई साइंटिस्ट होता है वो भी रिसर्च करते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं वो भी रिसर्च करते हैं। रिसर्च सभी करते हैं, राइट। सो जो हमारी रिसर्च है उन कॉमन लोगों से किस तरह से डिफरेंट होगी वो किसके बारे में हम बात करेंगे। और हम पैराडाइम्स के बारे में देखेंगे कि पैराडाइम क्या होता है, राइट। फिर हम रिसर्च के जो अप्रोचेज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके जो सेकंड वाला जो वीडियो आएगा वो मेथड्स ऑफ रिसर्च पे आएगा, जो भी मेथड्स होंगे रिसर्च के। और इसी तरह से हम जो है इस यूनिट को भी जल्द जो है 2-3 दिन में जो है वो कवर कर लेंगे। सो एवरीवन, जो हमारा रिसर्च है इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो बिफोर वी जंप टू द इंट्रोडक्शन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट। मानो कि आपने प्लान बनाया है कि आप गोवा घूमने जाना चाहते हैं, या फिर कहीं जो है साउथ में जो है वो केरला घूमने जा रहे हैं, या फिर हिमालयाज़ में कहीं आप जा रहे हैं, कहीं भी। तो कहीं भी अगर आप घूमने जाएँगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जगह डिसाइड करते हैं। फिर आप उसके बारे में क्या करते हो, सर्च करना स्टार्ट करते हो कि कौन-कौन सी जगह हम घूमेंगे, कितना टाइम लगाएँगे, है ना? हमारा बजट कितना है, कितना हम खर्चा जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और जो मोस्ट विज़िटिंग प्लेसेस होंगी हमारी, फिर हम उनको देखेंगे और देखेंगे कि अच्छा खाना कहाँ पे अच्छा मिलता है, रहना कहाँ पे अच्छा है और घूमना कहाँ पे अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, राइट। तो जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, देखते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी है क्या? ये रिसर्च है, राइट? कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी प्लेस में जाते हैं, तो पहले उसके बारे में आप देखते हैं। आज तो इंटरनेट में इतना ईज़ी हो गया, देखते हैं कि अच्छा कौन-सा वे ठीक रहेगा, रोड से जाना ठीक रहेगा, एयरवे से, या फिर कोई दूसरा जो है वो रास्ता हम देखेंगे, ट्रेन या फिर बस एंड ऑल दिस। तो इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं, राइट, तो इसको रिसर्च कहते हैं। वन जो पहला रीज़न है यूजीसी नेट वालों का आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें इंक्लूड करने के लिए पेपर 1 में। सो फर्स्ट रीज़न इज़ कि आपको आइडिया होना चाहिए रिसर्च का, जो लोग जो है पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, राइट। और सो दैट उनको एटलीस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल जाए कि रिसर्च है क्या चीज़। और जो रिसर्च है वो की कैसे जाती है, कौन-कौन सी टेक्निक है जिनको हमें फ़ॉलो करना होता है। और साथ ही साथ जो है ये फ़ोकस करता है आपका जो है कि रिसर्च एथिक्स जो है वो आपके क्या-क्या होते हैं, राइट? कौन-सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि प्लगरिज़्म क्या है, किस तरह से आपको कॉपी नहीं करना है दूसरों का जो मटीरियल है वो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक जो रफ़ आइडिया है वो इसमें मिल जाता है आपके। अदरवाइज़ आपको कोर्स वर्क जब करवाते हैं पीएचडी में तो वहाँ पे भी बताते हैं। बट क्योंकि आप जो है इच्छुक होते हैं पीएचडी करने के लिए, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, राइट? कई आपने कुछ बच्चों को जो है टॉपिक करवाना है, तो आपने किस तरह से सर्च करना है एंड किस तरह से चीज़ों को उनको भी तो बताना है, राइट? नेक्स्ट थिंग ये भी है, जैसे एनईपी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये आ गया है कि अब जो है 4 इयर्स का जो है वो आपका कॉलेज हो रहा है। तो उसमें ये है कि आपको रिसर्च पेपर भी यू हैव टू राइट, आपको करने पड़ेंगे उसमें। तो अब जो टीचर वहाँ पे होंगे, जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनेंगे, तो उन्हें भी तो रिसर्च के बारे में आइडिया होना चाहिए खुद, राइट? सो इसलिए जो है ये जो यूनिट है वो आपको डाला गया है। तो हम अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि जो रिसर्च मेथड्स हैं हमारे, वो सिस्टमैटिक टेक्निक होती है यूज़्ड टू कलेक्ट, एनालाइज़ एंड इंटरप्रेट डेटा।
जो रिसर्च मेथड्स होते हैं हमारे, वो एक तरह की सिस्टमैटिक टेक्निक होती है जिससे कि हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ये एक बात हो गई, मेथड्स के बारे में हो गई कि मेथड्स से हम किस किस तरह से जो है रिसर्च के लिए जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ना अपने आप में रिसर्च है क्या चीज़? तो अगर आप रिसर्च देखोगे, ये बहुत ही रिगरस और बहुत ही सिस्टमैटिक और प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि अ, आपके जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, राइट? हाइपोथेसिस बनती है, आप कोई भी स्टेटमेंट दोगे, हाइपोथेसिस दोगे, मतलब एक स्टेटमेंट होता है, एक इंटेलिजेंट गेस होता है जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है आम भाषा में, उसको दोगे और फिर आप उस पे काम करोगे। देखोगे कि ये चीज़ रियली वैसी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपने देखना है कि लिटरेसी जो है किस तरह से अफ़ेक्ट करती है आपके एजुकेशन सिस्टम को, या फिर जो है, माना कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, जो आपके जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है लोगों में, स्मार्ट सिटी पे आप करना चाहते हैं, तो इस तरह का आपका रिसर्च का मतलब इंटरेस्ट है। तो आप देखोगे उस पे कंप्लीट, जैसे स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी में आप पहले एक सिटी लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शिमला लिया, धर्मशाला लिया, जो भी हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं और भी कई सारी हैं, तो उनको देखा कि अब पहले आप ये देखोगे कि स्मार्ट सिटी जो है, पहले आपको उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी आपके अकॉर्डिंग क्या है, उसके पैरामीटर को डिसाइड करेंगे आप, फिर आप हाइपोथेसिस बनाएँगे, राइट? फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसमें डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज़ करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है, जो भी एक बाद में जो ये सारा काम करके आप फिर एक रिपोर्ट बनाओगे लास्ट में। फिर आप उसका एक कन्क्लूज़न निकालोगे, राइट? कि स्मार्ट सिटी से इस तरह का इम्पैक्ट हुआ है लोगों की लाइफ़ में, ये चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई है, किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट जो है वो अभी करना बाकी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब आप इसको जो है एक अपने लैब पे ये सारी चीज़ें आप देखते हो, राइट? एक इंटरप्रेट करते हो इन सब चीज़ों को, फिर जो आपका लैब टू लैंड जो एक कनेक्शन होता है, राइट? जो आप रिसर्च करोगे उसका जो बेनिफिट है वो आपकी जो आम जनता है उसको मिलेगा। अगर आपकी जो रिसर्च है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली कोई रिसर्च है, मतलब वो कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो, ऐसी रिसर्च है तो। बाकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है जिसमें आपसे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो मतलब अलग-अलग तरह की होती है रिसर्च मेथड्स, ये अलग चीज़ है, इसको हम कल देखेंगे। सो मैंने आपको जैसे रिसर्च बताया ना कि क्या है, एक हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम वे में, उसको एनालाइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी फिनोमेना हो सकता है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी की स्टोरीज़ हैं उनको जो है वो एक नया रूप देना चाह रहे हैं आपके समाज में। तो इस तरह का जो है ये प्रोसेस रहता है, और मेनली इसमें क्या होता है रिसर्च में, जो हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी होता है हम उसको एनहांस करते हैं, राइट? एडिशन ऑफ नॉलेज इसमें होता है। सो अकॉर्डिंग टू कलिंगर अगर हम देखें तो रिसर्च क्या है, द सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशन अमंग नेचुरल फिनोमिना। तो ये जो कलिंगर की जो डेफिनेशन है ये बताती है कि आपने कोई हाइपोथेसिस दी, प्रपोज की, राइट? और आपने उसमें प्रिज्यूम किया, अज्यूम किया कि कोई नेचुरल फिनोमिना है, उनके बीच में ये रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बताया कि जब वुमन लिटरेट होती है, तो ना केवल उसकी अपनी लाइफ़स्टाइल मतलब बेहतर बनती है, बल्कि परिवार की लाइफ़स्टाइल भी बेहतर बनती है। तो आपने एक रिलेशन बता दिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और जो है आपके लिटरेसी में, देयर इज़ अ रिलेशन, राइट? अब आपको ये प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ देना है कि ये हमारी केस स्टडीज़ हैं, या फिर ये हमारी रिसर्च है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जब वुमेन्स जो है वो लिटरेट होती हैं, राइट? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, दे बिकम इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो इस तरह की चीज़ें। नाउ कमिंग टू लीडे एंड ऑर्मरॉड की जो डेफिनेशन है, जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना अबाउट व्हेन वी आर इंटरेस्टेड और कंसर्न। सो जिस टॉपिक में फॉर एग्जांपल मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कंसर्न हूँ, राइट? तो मैंने क्या किया, वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने अब जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट करा। तो मैं इसके लिए डाटा कलेक्ट करूँगी सिस्टमैटिक वे में, है ना, एनालाइज करूँगी, इंटरप्रेट करूँगी इन्फॉर्मेशन को, और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पे बिल्ड करूँगी, राइट? जो मेरा जो है इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो वो रिसर्च हो गया अकॉर्डिंग टू लीडे। नाउ कमिंग टू क्रिसवेल के अकॉर्डिंग जो रिसर्च है, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। कोई भी टॉपिक है, आप अपनी नॉलेज उसमें एनहांस करना चाहते हैं, राइट? यू वांट टू नो एवरी बिट ऑफ इट, हर डायमेंशंस को आप समझना चाहते हैं। कहते हुए ना कि आपने टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी, तो उसका मतलब यही है कि जब भी हम किसी टॉपिक पे पीएचडी करते हैं तो उसकी हर चीज़ हम देखते हैं, राइट?
आपको पता ही लग गया होगा रिसर्च क्या है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का अबाउट द फिनोमिना एंड द टॉपिक एंड इशू विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड, जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड है उसके बारे में पूरी जानकारियाँ एक सिस्टमैटिक वे में लेना, उसको रिसर्च कहेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, तो जो रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, वो क्या क्या होती हैं कि हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी, आपकी अपनी विशेषताएं, आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, मैं हूँ, मेरी अपनी विशेषता है, प्रॉपर्टीज़ है। उसी तरह से रिसर्च की जो है कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए क्या, फर्स्ट में पहली है एक्यूरेसी। Accuracy in research is all about how closely everything in research is connected and how well the tool and method fit together. तो accuracy की बात जब हम करते हैं, accuracy का मतलब करेक्शन ही है यहाँ पे कि आप कितने क्लोज हैं, राइट। रिसर्च में जो आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, आप कितने क्लोज हैं सच्चाई के, राइट। कितने क्लोज हैं आप उन टूल के, कि आप राइट टूल को यूज़ कर रहे हैं रिसर्च में या नहीं, फिट करता है वो आपकी रिसर्च को या नहीं। अगर मेरी टेम्परेचर को मापना है तो मैं किसका यूज़ करूँगी? ऑब्वियसली थर्मामीटर। अगर मैं टेम्परेचर मापने के लिए जो है वो बैरोमीटर का यूज़ करने लग जाऊँ, जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है, तो वो एक्यूरेसी होगी नहीं ना। और मैं बोल दूँ कि मैं बैरोमीटर लगाया और मैं बोलूँगी कि भई मेरा टेम्परेचर जो है आज 10 डिग्री है, 11 डिग्री है, तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। तो एक्यूरेसी जो है रिसर्च में इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी की बात आती है। क्रेडिबिलिटी इन रिसर्च रेफर टू ट्रस्टवर्थीनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेथड यूज्ड इन स्टडी। It involves ensuring that your research is based on sound evidences, uses proper methodology, acknowledging previous work accurately with accurate references and citation. जब हम credibility की बात करते हैं, हम जो है एक ट्रस्टशिप की बात करते हैं ना, एक विश्वास की बात करते हैं कि आप ये राइट मेथड यूज़ किए होंगे। रिसर्चर को जो सुपरवाइज़र उनको फूल तो नहीं बना सकते ना आप, है ना? ब्लफ़ करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने एक ट्रस्टी जो है मेथड्स को अपनाना है, और जिनका काम आपने जो है लिटरेचर रिव्यू जब किया, तो वो सारा रेफ़रेंस में डालना है, राइट? आप कहीं से भी कोई मटेरियल ले रहे हो तो साइटेशन डालनी है उनकी। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा दिया और सीधा चिपका दिया आपने उसमें, तो फिर और कहने लगे कि मेरा खुद का वर्क है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको नहीं तो प्लेगरिज्म का केस आप पे लग जाएगा। वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे कि प्लेगरिज्म किस तरह का होता है। मतलब उसके भी लेवल्स होते हैं, राइट। 0 लेवल है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। नाउ कमिंग टू जनरल लायबिलिटी। जनरल लायबिलिटी में क्या होता है कि ability to find of a study to larger population beyond the specific sample that was study। मानो अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिमाचल के लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, अब मैं एक व्यक्ति मुझे मिला, अब उसके बेसिस तो मैं तो नहीं कहूँगी ना कि हिमाचल के पूरे लोग ऑनेस्ट है, या फिर मुझे कोई एक बंदा मिला जो कि बहुत ही बेकार मिला और मैं ये कहने लगूँ यहाँ के लोग बहुत ही डिसऑनेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आपने कोई चीज़ प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको एक अच्छा सैंपल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपने देखना है अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में कि बच्चों का जो एनवायरनमेंट के प्रति जो है किस तरह की अवेयरनेस है उनकी, आर दे रियली अवेयर अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा अमाउंट जो कि हर क्लास को रिप्रेजेंट करता है वो बच्चे लेने पड़ेंगे आपको, राइट। हर क्लास का बच्चा आपको लेना पड़ेगा। आपको वहाँ पे मेल्स का प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा, फीमेल का प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। हर क्लास को हर बच्चा रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने 9th से जो है 4 बच्चे ले लिए और 10th से 1 भी नहीं लिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, तभी आप ये चीज़ को जनरलाइज़ कर पाओगे कि यहाँ की अच्छा आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर आपकी जेएनयू है, आपने वहाँ के बच्चों पे मानो ये जो है रिसर्च करा कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस किस तरह का है। मान लो मैंने हिमाचल के बच्चों का जो है 100 बच्चे ले लिए और डीयू के मैंने 20 बच्चे लिए, और मैं फिर कहने लगी कि हिमाचल के बच्चों का जो एनवायरनमेंट के प्रति जो उनका अवेयरनेस है वो बहुत अच्छा है। तो ये तो कोई बात नहीं बनेगी ना। वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होना चाहिए, ताकि मैं बाद में अच्छे से जनरलाइज़ कर पाऊँ कि हाँ जी, यहाँ के बच्चों का रियली, अगर मैं सिर्फ़ एक बच्चा हिमाचल का लूँगी और उसके बेसिस पे कह दूँगी कि हिमाचल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, सैंपल प्रॉपर लेना है, ताकि आप जनरलाइज़ करो चीज़ों को फिर अच्छे से, राइट। नाउ कमिंग टू वो जनरल लायबिलिटी ये होता है कि आप लार्जर पॉपुलेशन पे जो है अपने जो आपकी जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई कर सको, राइट। दैट मीन्स द जनरल लायबिलिटी। क्रेडिबिलिटी ट्रस्टवर्दीनेस का पार्ट है, एंड उससे पहले एक्यूरेसी मीन्स आपके जो टूल्स हैं वो सही से क्लोज हैं, आपके जो रिसर्च है ट्रुथ के क्लोज वो है कि नहीं, कितने एक्यूरेट है। नाउ कमिंग टू जो है आपका एम्पिरिकल रिसर्च।
सो जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है आपका, ये मतलब ऐसी रिसर्च होती है जो आप देख के मतलब रिसर्च करते हो, लाइक ऑब्जर्व करके आप करते हो, राइट। जैसे कि मैंने एथनोग्राफिक रिसर्च करनी है, तो मैंने उन लोग एथनोग्राफिक रिसर्च अगर मैंने करनी होगी यानी कि रिलेटेड टू कल्चर एंड पीपल, तो मुझे उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, उन लोगों के बीच रहना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसी रिसर्च करूँगी जो कि मैं देख करके ऑब्जर्व करके करूँगी, उसको एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब मैं जानूँगी लोगों के, जब उनके पास बैठ के पूछूँगी उनसे, अच्छा जी ऐसा है तो क्यों है? तो वो मेरी एम्पिरिकल रिसर्च कहलाएगी। जैसे आप यहाँ पे लोग भी देख रहे हैं ना, ये कुछ सर्च कर रहे हैं, 5-6 लोगों की टीम है, तो ये एम्पिरिकल रिसर्च है, ये खुद जाके देख रहे हैं वहाँ पे, राइट। नाउ कमिंग टू साइक्लिकल, जो रिसर्च का जो नेचर होता है वो साइक्लिकल होता है। जब आपने मानो पूरा रिसर्च ताम-झाम आपने पूरा कर दिया, आपकी रिसर्च डन, योर थीसिस इज़ ओके विद फाइनल सबमिशन, आपको फिर ये लगेगा कि इस टॉपिक पे अब कोई काम करना बाकी नहीं, यू हैड डन एवरीथिंग। नहीं, आपने हो सकता है 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आपने उसमें जो है सारे कवर कर दिए हों। लेकिन जब आपका वो थीसिस फाइनल हो जाएगा, उसके बाद भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे का काम, राइट। तो रिसर्च जो है वो पूरा साइकिल है, मतलब जैसे ही आप अपना एंड कर दोगे अपना थीसिस, कोई और दूसरा क्वेश्चन उठाएगा, फिर वो वहाँ से स्टार्ट करेगा, वो ख़त्म करेगा कोई और। तो इस तरह का जो रिसर्च है वो साइक्लिकल इन नेचर है, राइट। इट्स अ होल लाइक अ लूप। नाउ कमिंग टू रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबिलिटी है वैसे तो। द रेप्लिकेबिलिटी नेचर ऑफ रिसर्च मीन्स दैट स्टडी रिजल्ट शुड बी कंसिस्टेंट। आपके जो स्टडी रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कहने का मतलब होता है कि अगर मैं जो रिसर्च मैंने करी, अगर मेरा कोई फ्रेंड चाहता है कि वो वही रिसर्च करे, मतलब फॉर एग्जांपल टेस्ट करने के लिए कि रिलायबल है कि नहीं, तो अगर वो वही मेथड अपनाएगा, सारे टूल्स वही अपनाएगा जो मैंने अपनाए, अगर रिजल्ट सेम आए तो मतलब रिलायबल है, अगर नहीं आए तो मतलब रिलायबल नहीं है, राइट। तो रिलायबिलिटी का ही मतलब है कि अगर 10 साल के बाद भी कोई व्यक्ति सेम मेथड का यूज़ करके सेम टॉपिक पे अगर रिसर्च करेगा, राइट, तो आपके जो रिजल्ट है वो वैसा ही आना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। Now coming to systematic, I think yes. The systematic nature of research means that research is planned and organized in a way that follow a clear process or method. It involves breaking down a complex problem into smaller, manageable steps and then following those steps carefully to research conclusion. जो आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस का कहने का मतलब है रिसर्च में, कि पूरा प्लान वे में होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है पूरी रिसर्च। ऐसे नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा स्केड्यूल बनता है रिसर्च का, राइट, कि आप अभी कोर्स वर्क करोगे, लिटरेचर रिव्यू आप इतने टाइम में करोगे, फिर आप अपना क्वेश्चनेयर बनाओगे, फिर आप फील्ड में जाओगे, फिर उनको भर के लाओगे, फिर उनको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, फिर रिपोर्ट बनाओगे। तो इस तरह का पूरा मतलब ये प्लान प्रोसेस होता है। नाउ कमिंग टू लॉजिकल, जब हम लॉजिकल की बात करते हैं, लॉजिकल का मतलब है कि रीजनिंग पे डिपेंड होता है। व्हाई क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बीइंग लॉजिकल इन रिसर्च मीन्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ क्लियर थिंकिंग एंड मेथड यूज्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉन। आपको लॉजिकली सोचना है। अगर कोई ये कहेगा कि अच्छा जी हमारे यहाँ तो ये प्रथा चली हुई है जी, आजकल आज भी ज़िंदा है, जैसे पॉलीगैमी आज कई जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो आपको ये रीज़न देना पड़ेगा उसके पीछे कि क्यों है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। या फिर ऐसी और कई सारे लोग हैं हिमाचल के जो आज भी अपने जो लोकल डेटी हैं, लोकल देवता हैं, उनको मानते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छा ऐसा क्यों है, क्यों मानते हैं। तो जो वाई क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ऐसे मतलब आप सीधा ऐसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करोगे तो that doesn't make any big difference, right? Now coming to important attribute of research, तो important जो attribute है मतलब which you should be aware when you are doing research, इन सारी चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए। Now coming to the objectivity, objectivity का मतलब है कि आपको जो है विदाउट बायस, विदाउट प्रीजुडिसेस आपको जो है रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं करना है अपने गाँव का ले लिया रिसर्च और वहाँ पे बायस हो गए कि भाई ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, कोई कुछ खराब नहीं निकला, सारा ही अच्छा है, सफाई अच्छी है गाँव की एंड ऑल दिस। सच्चाई को नहीं छुपाना है, बायस नहीं होना है, या कोई जगह आपको बहुत ही अच्छी पसंद आई तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा नहीं लिखना है, राइट। जो सच्चाई है उसको आपने करना है, बायस नहीं होना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है। देन कमिंग टू आपके जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं, मैं आपको इस तरह से कर लेती हूँ। प्रोसीजरल जो सेफगार्ड्स हैं इसका मतलब है
कि आप मेंटेन कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन, जो भी जैसे आपने क्वेश्चनेयर बनाया तो उसको मेंटेन करोगे। आपने कोई जो है रिसर्च कहीं पे अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई आर्टिकल रीड किया, उसको जो है आप साइटेशन में आप रेफरेंस में लगाओगे। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके, जो जो भी आपने मतलब रिसर्च में यूज़ किया, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मेथोडोलॉजी है आपकी, चाहे ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस है, सारा कुछ, ताकि मतलब दूसरों को भी पता लगे कि आपने किस तरह के स्टेप्स जो है इसमें लिए। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स सेम मेथड एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द रिसर्च टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो जो आपके मेथड्स हैं, जो स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, वो आपको फॉलो करने हैं, है ना। कभी कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। अगर आप मानो रिसर्च डाटा कलेक्शन करने पहले ही चले जाओ, लिटरेचर रिव्यू बाद में करो, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो स्टेप्स वाइज आपको करना है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। नाउ कम टू ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। जब हम ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इट मीन्स कि जो जैसे मानो मैं ये देख रही हूँ कि जो हाउ मेनी पीपल आर मॉडर्न, यू नो, टुडे, हाउ दे बिहेव, व्हाट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न पीपल। मैं इस पर रिसर्च करूँ, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे विचारों में, इन माई ओपिनियन, जो मॉडर्न की परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है। मॉडर्न में क्या मान रही हूँ। अच्छे कपड़े कोई पहन रहा है तो मैं उसको मॉडर्न मान रही हूँ, कोई मतलब वेस्टर्न खाना खा रहा है, मैं उसको मॉडर्न मान रही हूँ। तो जो मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, मुझे वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, राइट। तब जाके वो रिसर्च मतलब आगे प्रोसीड होगी। This refers to defining abstract concept in clear and measurable terms to ensure everyone understand them same way। ताकि क्योंकि अगर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मॉडर्निटी, मॉडर्निटी हर बंदा जो है अपनी तरफ से जो है अलग सोचेगा। मैं सोचूंगी कि मॉडर्न वो बंदा होगा जिसकी थिंकिंग मॉडर्न हो, राइट। कपड़े भले ही वो जो है पुराने पहने, जो पुराना फैशन था उसके पहने, लेकिन अगर उसके विचार मॉडर्न होंगे तो मैं उस बंदे को मॉडर्न मान। कोई ये सोचेगा, दूसरा बंदा सोचने वाला मॉडर्न वो है जो जिसको इंग्लिश आती है, जो जीन की पैंट्स पहनता है, राइट। वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है मॉडर्न, कोई लोग उनको मानेंगे। तो इस तरह से होता है। तो मुझे अपने जो मेरे कल दिन जो फॉलोअर्स होंगे, जो मेरी थीसिस देखेंगे, तो उनके लिए मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से मॉडर्निटी क्या है, राइट। तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वही है। नाउ कमिंग टू द ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन जब हम रिसर्च में बात करते हैं, इसका मतलब है हम कि डिफरेंट डिफरेंट वेज और सोर्सेज का यूज़ करें टू फाइंड द एक्यूरेट रिजल्ट। एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। ट्रायंगुलेशन का मतलब है अलग अलग चीज़ों का हमें फोकस करना है, अलग अलग वेज जो है अपनाने हैं सच्चाई को ढूंढने के लिए। जैसे सीआईडी में होते हैं ना, वो लोग एक मेथड तो नहीं अपनाते क्रिमिनल को जो है मतलब ढूंढने के लिए, वो कई सारे मेथड अपनाते हैं। इसी तरह से ट्रायंगुलेशन मेथड है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम अपनाते हैं। देन पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है एक्सटर्नल को, एक्सपर्ट को, आपके सुपरवाइज़र को, आपके फ्रेंड्स को। देखिए जी, मेरा जो है वो काम आप रिव्यू करें कि कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ नहीं, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसके लिए आपके सुपरवाइज़र होते हैं। फिर जो एक्सटर्नल टीम, लास्ट में जब आपका थीसिस या डिसर्टेशन अप्रूव होता है तो वो लोग अप्रूव करते हैं, राइट। तो ये पीयर रिव्यू में आता है। देन डाटा वैलिडेशन। The process ensures data used in research is reliable and free from errors, enhancing the overall objectivity of study। तो जो डाटा की जो वैलिडेशन है, इसका यही मतलब है कि जो आपके जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आपने जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हिमाचल की लिटरेसी पे काम कर रहे हो और आपने बोला कि हिमाचल की लिटरेसी इज़ नियरली 98%, जबकि सेंसस ऑफ इंडिया में अभी 84% है, राइट। इस तरह का अगर आप डाटा शो करने लग जाओगे तो वो डाटा बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। तो जो डाटा है, जो डाटा आप अपने इसमें यूज़ करोगे, वो वैलिड होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके रिसर्च में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर मैं 10 साल के बाद भी देखूँ उसी मेथड को अपना के, तो मेरे रिजल्ट जो है वो सेम ही आने चाहिए। और वैलिडिटी का मतलब है हाउ वेल जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो रिसर्च है, वो ट्रूली कितना रिफ्लेक्ट करता है, मेजर करता है आपके जो सच्चाई है उसको, राइट। तो आप, जैसे मैंने आपको थर्मामीटर वाला एग्जांपल दिया ना, कि आपने अगर मेजर करना है टेम्परेचर, यू हैव टू यूज़ दी थर्मामीटर। अगर आप जो है उसको बैरोमीटर से यूज़ करने लग जाओ तो फिर उसका तो कोई यूज़ नहीं है ना। तो आपको मैं यहाँ समझाती हूँ कि जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है क्या। पहला जो आप ये देखते हो ना सर्कल, और इस पे जो ये टारगेट किए हुए हैं बिंदु बिंदु बिंदु, तो जो ये पहले में अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड में आपके लिए जूम कर लेती हूँ पहले तो इसको। ओके, नाउ आई होप इट्स क्लियर नाउ। सनलाइट इज कमिंग टू माई फेस। चलिए मैं इसका भी करती हूँ कुछ। नाउ जो रिलायबिलिटी है, राइट, सो जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है आपका,
रिलायबिलिटी अगर आप देखोगे फर्स्ट में पुअर वैलिडिटी है, पुअर रिलायबिलिटी है। आप रिलायबिलिटी में देखो कि ये जो है ये एक इस सर्कल में है, एक इस सर्कल में है, एक इस सर्कल में है, एक इस सर्कल में है और मतलब बिखरे हुए हैं। कंसिस्टेंसी कोई नहीं है इनमें। और वैलिडिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये जो लोग हैं, जब आप टारगेट करते हो, जब तीरंदाजी होती है, जो आपके जो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? सेंटर में, इसलिए ये वैलिड नहीं है, राइट? अब यहाँ पे आते हो, आप यहाँ देखो पुअर वैलिडिटी है लेकिन गुड रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी इसलिए पुअर है, ये यहाँ की जगह अगर यहाँ होते, वैलिड तो यहाँ है ना, यहाँ होनी चाहिए एग्जैक्टली, बट यहाँ नहीं है, इसलिए पुअर वैलिडिटी है। लेकिन रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इनकी कहाँ है? अभी ये सिर्फ इसी ये में है, इसी वाले स्पीयर में, इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंट है इसलिए इनकी गुड रिलायबिलिटी है। नाउ कमिंग टू, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही जगह में है, अपने बीच में है, टारगेट बिल्कुल बीच में है और इसलिए वैलिडिटी गुड है और कंसिस्टेंट है, एक के बाद एक है, तो इसलिए ये वैलिड भी है। तो ये है आपकी वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी, राइट? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। जो वैलिडिटी होती है वो अलग अलग होती है, जैसे इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, फेस वैलिडिटी होती है, आपकी कंकरेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है और इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है। और भी वैलिडिटी के बहुत सारे मतलब टाइप हैं, लेकिन मेजरली जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे जो है आपको वो बता दिए हैं। नाउ कमिंग टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है रिसर्च स्टडी में हम उन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने अज्यूम करी है कि ये इसका कारण हो सकती है, वही चीज़ें मेरी आई, कोई दूसरी चीज़ उसमें नहीं आई, राइट? मैंने बोला कि अगर महिलाओं की जो हेल्थ है वो इसलिए ख़राब है क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा करती हैं, उनकी वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास जो है वो अच्छा खाना खाने के लिए जो है, अच्छी डाइट के लिए जो है, दे डोंट हैव अ मनी। मैंने ये बोल दिया। अगर मेरे रिज़ल्ट में यही आया कि यही कारण है कि महिलाएं जो है इसीलिए कमज़ोर हैं या फिर उनकी हेल्थ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव अ गुड मनी फॉर देयर डाइट, है ना, और वो बहुत ज़्यादा काम करती है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है, तो अगर यही रीज़न आया तो इंटरनल वैलिडिटी की बात हुई। अगर इसके अलावा कुछ और आया, फॉर एग्जांपल आया कि भाई चलो कुछ महिलाएं ऐसी जिनके पास पैसा भी है, अच्छी डाइट भी ले सकती हैं, फिर भी वो अनहेल्दी हैं क्योंकि वो खाने का उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ स्टाइल, वो इतनी एम्बिशियस है कि हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखती, अगर खा रही हैं तो जंक फूड खा रही हैं। अगर ये हिडन जो फैक्टर्स आ गए, आउटसाइड के फैक्टर्स आ गए, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी में आता है, राइट? नाउ कमिंग टू फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब सुपरफिशियल, राइट? सुपरफिशियल इवेल्युएशन वेयर द टेस्ट लुक लाइक मेजर्स द कॉन्सेप्ट इज सपोज टू असेस। ओके, सो जो फेस वैलिडिटी है इसमें हम ये देखते हैं कि सुपरफिशियली कि ये चीज़ हाँ हाँ ये कर लेगा कर लेगा। क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली हम ये देखते हैं ना कि फेस वैलिडिटी हम कैसे लोगों को जज करते हैं। जैसे कोई बंदा बहुत ही सुंदर होगा या कोई पर्सन है, गर्ल है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, इट्स अ वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल एंड अच्छे से ड्रेस्ड है, आप सोचोगे ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और दूसरा साथ में ही बंदा है जो बिल्कुल ऐसे एवरेज से क्लोथ्स पहने हुए हैं उसने, और बाल भी कुछ अच्छे से बनाए नहीं, फिर हम जज कर लेते हैं, नहीं नहीं इसको तो ज़्यादा कुछ आता नहीं होना, ये तो ऐसे ही होना, ये तो कुछ काम नहीं करता, मतलब ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं इसको ज़्यादा पता नहीं होगा। तो फिर जब आप उसके पास गई, आपको पता लगा कि वो बंदा तो पीएचडी है जो एवरेज क्लोथ पहने हुआ है, जो दूसरा बंदा है वो बीए पास भी नहीं है, तो आपको शौक नहीं लगेगा? तो बस जो हमने ये जज किया ना उनके लुक्स के बेसिस पे, वही फेस वैलिडिटी है। सुपरफिशियल इवैल्यूएशन करा कि ऐसे ऊपर-ऊपर से देख लिया कि हाँ, हाँ, ये कर लेगा। मैंने कहा ना कि थर्मामीटर और बैरोमीटर देखा आपने वहाँ, आपने बोला बैरोमीटर ध्यान से नहीं देखा, हाँ, हाँ, ये टेम्परेचर मेजर कर लेता है। तो मतलब ऊपर-ऊपर से देखना, ये फेस वैलिडिटी है आपकी, सुपरफिशियल। नाउ कमिंग टू कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको हम प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उनके साथ जो है कंपेयर करते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है, जैसे मैंने कोई रिसर्च की, अब दूसरे बंदे ने उसी टॉपिक पे रिसर्च की लेकिन मेथड कोई दूसरा अपनाया, तो हम उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या होगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो जो आज हमारा रिजल्ट निकला उसको फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करेगी। जैसे हमने सेंसस किया 2011 में, अब उसी टाइम हम ये भी जो है वो कुछ रिपोर्ट्स ये भी प्रिडिक्ट करती हैं कि 2020 तक, या सॉरी 2020 या 2050 तक विश्व की जो है वो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, इतना बिलियन जो है इतना क्रॉस कर लेगी। जैसे 8 बिलियन तो अभी क्रॉस हो ही गया है, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई 20 मिलियन क्रॉस हो जाएगी। तो इस तरह की जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, जो हमने प्रेजेंट टाइम में रिसर्च की उसकी बेसिस में प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, उसको क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी,
इकोलॉजिकल जो वैलिडिटी है, हम इसको जो है अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में सेटिंग में, राइट? जैसे साइकोलॉजिकल में कोई टेस्ट कर रही हूँ लैब में, राइट? आई एम एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग इन लैब। अब वो जो एक्सपेरिमेंट में लैब में कर रही हूँ, वो कितना जो है वैलिड होगा, जो मेरे पास पर्सन आएगा, जो उसका प्रॉब्लम होगा, वो उसको कितना सॉल्व कर पाएगा प्रैक्टिकल वे में, कितना सुटेबल रहेगा उसको इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं। फाइन। बाकी ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, कुछ वर्ड्स, ये यही हैं जो मैं बता रही हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा इसको। नाउ कमिंग टू रिसर्च पैराडाइम। जो रिसर्च पैराडाइम होता है, ये जो है पेयर ऑफ ग्लासेस की तरह होते हैं। पेयर ऑफ ग्लासेस लाइक योर लेंसेज की तरह होते हैं। ये कोई लेंस होता है या फिर आप कह सकते हो पर्सपेक्टिव होता है। जब रिसर्चर कोई पर्सपेक्टिव अपनाता है, जैसे अगर आप देखते होंगे तो पहले जो है ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो कभी स्पेशल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस था, फिर रीजनल ज्योग्राफी में फिर आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे फोकस आया, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। उसके बाद जो है आपके ये जो वेलफेयर वाले हैं और फेमिनिस्ट हैं, इस तरह की जो नई नई चीज़ें एमर्ज हुई। तो ये है क्या एक्चुअली? ये पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब है लाइक अ पेयर ऑफ ग्लासेस, जैसे मैंने बताया रिसर्चर इनको पहन लेते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ स्टडी, राइट? It refers to a set of belief, principle and assumption that guide the method, approach and perspective used in conducting research। जब हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हमने कहनी है, तो हम कौन से बिलीफ के ऊपर, कौन से हम प्रिंसिपल को ध्यान में रख के वो बात कहते हैं, क्या मेथड हम अपनाते हैं, क्या अप्रोचेज़ हमारी होंगी, हमारा पर्सपेक्टिव किस तरह से होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यही पैराडाइम है। देखिए 1950 से पहले हम फोकस कर रहे थे स्पेशल ज्योग्राफी पे। स्पेस में हमारा ज़्यादा फोकस था कि पूरा विश्व एंड ऑल दिस। जैसे ही 1950 के बाद हमने फोकस किया कि नहीं, ज्योग्राफी में फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट में जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने देखा नहीं, स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक है वो मेजर नहीं कर पाती है आपकी सब्जेक्टिविटी को। फिर हम आए आपके सब्जेक्टिविटी वाले पार्ट में। तो इस तरह से जो है अप्रोचेज़, मेथड और पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ना, और जो ये पर्सपेक्टिव, मेथड्स, अप्रोचेज़ जो चेंज हो रही है, यही पैराडाइम है, राइट? आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, तो पहला हमारा रियलिज़म आता है। रियलिज़म फोकस करता है कि हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड की, एक्सटर्नल सोर्स से जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। जो हमें दिख रहा है वो रियल है। मतलब रियलिज़म इज़ लाइक, अगर मुझे दिख रहा है यहाँ से बाहर की माउंटेन्स है तो यही रियल है, यही बोल, राइट? नाउ कमिंग टू, अब मैं तो देख रही हूँ बीइंग अ जोग्राफर, अगर मैं बोलूँ कि ये माउंटेन्स है, ये जो है हिमालयाज़ के माउंटेन्स है। अब जो लिटरेचर का कोई इंसान होगा, वो उसको अपनी फ़िलॉसफ़ी में जो है डिस्क्राइब किया करेगा कि ऊँचे-ऊँचे पर्वत, है ना? उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में ऊँची-ऊँची जो है वो चैलेंजेस, इस तरह से उसको राइम बना देगा। तो उसके देखने का नज़रिया, चीज़ एक ही है माउंटेन्स, लेकिन उनके देखने का नज़रिया अलग है, मेरा देखने का नज़रिया अलग है, राइट? रियलिज़्म की हम ये बात करते हैं। Now coming to constructivism. Constructivism emphasizes the uniqueness of individual experiences, suggesting there is nothing more significant than one's subjective experiences. Realism में जो हमें रियलिटी में दिख रहा है वही, उसी को हम मानेंगे, उसके आगे कुछ नहीं। कंस्ट्रक्टिविज्म में हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे। अगर एग्जांपल मैंने जानना है कि कैंसर पेशेंट को कैसा लगता है जब उनको कैंसर होता है, तो हमें उन लोगों से मिलना पड़ेगा ना, एक एक बंदे को मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को, कि अच्छा जी कैसा फील होता है आपको, क्या चैलेंजेस आए, आप किस तरह की मेंटल स्थिति में थे जब आपको पता लगा आपको कैंसर है। अच्छा जी, जब आपका ट्रीटमेंट चला तो आपको किस तरह से फ़ील हुआ, है ना? फिज़िकल लेवल पे क्या दिक्कतें आई, मेंटल लेवल पे क्या दिक्कतें आई, है ना? घरवालों को क्या दिक्कतें आई, एंड ऑल दिस स्टफ। ये कंस्ट्रक्टिविज़्म पे आता है। प्रैग्मैटिज़्म की जब हम बात करते हैं, प्रैग्मैटिज़्म integrate aspect of both realism and constructivism, using them as a complementary rather than opposing approaches। तो प्रैग्मैटिज़्म में क्या करते हैं, हम दोनों, आपके रियलिज़्म को भी और कंस्ट्रक्टिविज़्म को भी इकट्ठा कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू पॉजिटिविज़्म। जो पॉजिटिविज़्म जो अप्रोच है, इसका जो हार्ड फोकस है ऑन दी हार्ड एविडेंसेस। अगर मैं कहूँ, माने मैंने कहा कि भई अब जैसे न्यूटन ने बोला कि पेड़ से सेब गिरा, नीचे क्यों गिरा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? उन्होंने वो प्रूव किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो बात है कि वी हैव टू प्रूव एवरीथिंग, ये आती है बात पॉजिटिविज़्म। आप तब तक नहीं मानोगे जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे। अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे दे आर मंकीज़, राइट? तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरे एंसेस्टर्स थे मंकीज़ थे, हाउ द एवोल्यूशन हैपेंड, आई हैव टू टेल एवरीथिंग, डार्विन की थ्योरी एंड ऑल। ये जो है वो पॉजिटिविज़्म। अब जो पोस्ट पॉजिटिव हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हमारा तो जन्म जी जो है ईश्वर की देन है, ईश्वर ने बनाई है धरती, हम ये बोलेंगे। लेकिन जो साइंटिस्ट बोलेंगे नहीं जी, धरती भगवान ने नहीं बनाई। वो बोलेंगे ऐसा न्यूक्लियस था, देन इट गॉट एक्सप्लोडेड एंड दिस हैपेंड, इसलिए अर्थ बनी। तो दो
पर्सपेक्टिव है, दोनों अब अपनी जगह है, दोनों के अपने मायने हैं। तो पॉजिटिविज्म क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिविज्म है ये फोकस करता है प्रूफ पे, साइंस पे। पॉजिटिविज्म बिलीव इन द कॉज एंड इफेक्ट, कारण क्या है इसके पीछे का, इसका इफेक्ट क्या होगा, राइट। और ये फोकस करता है, जैसे साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ये किस पे फोकस करती है, ये ऑब्जर्वेशन पे फोकस करती है, ये प्रूफ पे फोकस करती है, एक्सपेरिमेंटिंग पे फोकस करती है। उसी तरह से जो पॉजिटिविज्म है इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, ये ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है ना। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेड स्कोप है नॉलेज की, राइट। और चैलेंजेस टू ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के लिए चैलेंज है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताना है, अगर मैंने बीइंग अ पॉजिटिव ये डिसाइड करना है कि मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है या फिर आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती है, क्या मैं ये बोलूँगी कि मेरी मम्मी मेरे को 100 में से जो है 20% प्यार करती है या 80% या 95%। मम्मी का जो प्यार है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। मदर का लव इज़ नॉट बीइंग मेजर्ड। उसी तरह से इस तरह की जो गुस्सा है उसको आप माप नहीं सकते, या फिर जो जेलसी है उसको आप माप नहीं सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनका आप क्या करेंगे, उनको कैसे प्रूव करेंगे। तो इस तरह की जो ड्रॉबैक्स हैं वो पॉजिटिविज्म की रही है, राइट। नाउ कमिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये फोकस करता है आपकी सब्जेक्टिविटी पे, लोगों के एक्सपीरियंस पे। तो जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट पॉजिटिविज्म का, ये डेवलप हुआ लेट 20th सेंचुरी में। इसमें थॉमस कुन पॉजिटिविज्म के ये जो है वो फाउंडर रहे हैं, प्रॉपर इमर लैक्टोज, ये सारी। एंड दे क्वेश्चन द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन रिसर्च। Positivism in research approach that emerged as a response to some of the limitation of पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो आपका किसके जो है अगेंस्ट जो है ये आया, पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये फोकस करता है लोगों के एक्सपीरियंस पे इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सल लॉज। और ये फोकस करता है कि लोगों की कहानियाँ जानने में, उनका इंटरव्यू करने में, उनका ऑब्जर्वेशन, फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में, लाइक सोशल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल थिंग्स। तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्टिविटी पे फोकस करेगा, राइट। ये फोकस करेगा, जो आपका जो पॉजिटिविज्म है ना, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये फोकस करेगा अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ये फोकस करेगा इस पे कि व्यक्ति को क्या बीमारी है, किसके कारण उसको ये बीमारी हुई है, और इसके कॉजेज़ क्या हैं, और ये कैसे ठीक हो सकता है, मतलब इसके लिए क्या मेडिकेशंस हो सकती है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो इन चीज़ों पे तो फोकस करेगा ही, लेकिन वो ये भी पूछेगा कि आपको किस तरह से फ़ील हो रहा है, आपको अच्छा फ़ील हुआ, है ना? आपको जब ये पता लगा कैसा फ़ील हुआ, आपकी मेंटल स्थिति कैसी थी, आपने क्या सोचा, घरवालों का क्या रिएक्शन था, आपने किस तरह से जो है अपने आप को जो है वो जो है स्थिति को जो है वो फेस करने लायक बनाया, अब आपको कैसा लग रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले पूछेंगे। पॉजिटिविस्ट वालों को कोई लेना देना नहीं है, वो आएँगे, वो देखेंगे इसको ये बीमारी है और चले जाएँगे। लेकिन वो पूरा इंटरव्यू करेंगे आपके, कौन? पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले। नाउ कमिंग टू रिसर्च अप्रोचेज़ की जब हम बात करते हैं, तो ये होप की पैराडाइम वाला चीज़ आपको समझ में आ गया हो अभी तक। अभी तक हमने क्या किया, रिसर्च क्या होता है, थोड़े बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक और रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हमने देखे, फिर हमने पैराडाइम देखा, फिर हम अभी रिसर्च अप्रोच देख रहे हैं जिसमें हम एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी और एक्सियोलॉजी की बात करेंगे। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड अप्रोचेज़ हैं, वो जो है आपकी लाइक रोड मैप्स होती हैं जो गाइड करती है रिसर्चर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। सो जो पहली जो अप्रोच है आपकी रिसर्च अप्रोच, वो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है, राइट। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ये ब्रांच है फिलॉसफी की जो डील करती है नेचर एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का क्या नेचर है, इस तरह से नॉलेज को एक्वायर किया जाए। ये कॉइन किया है टर्म एपिस्टेमोलॉजी जेम्स फ्रेडरिक फैरे ने, और स्कॉटिश मेटाफिजिकल राइटर थे, वो फिलोसोफर थे। और ये एक्सप्लोर करते हैं हाउ वी कम टू नो थिंग्स, द एक्सटेंट ऑफ आवर नॉलेज एंड मेथड वी यूज़। तो जो नॉलेज है वो किस तरह से गैदर की जाए, राइट। और जो नॉलेज है उसका नेचर क्या है, तो एपिस्टेमोलॉजी इस पे फोकस करती है। नाउ कमिंग टू दो प्राइमरी वेज हैं इसके, मतलब नॉलेज को गेन करने के दो प्राइमरी वेज। एक तो रैशनलिज्म, आप रीजनिंग देखें। रैशनलिज्म इंक्लूड रोल एंड लॉजिक रीजन इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव टू स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो मैं पहले ये देखूंगी कि भाई मुझे क्यों रीड करनी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या मिलेगा मुझे उसको रीड करके, राइट। रैशनल देखना पड़ेगा, रीज़न देखना पड़ेगा। तो ये असर्ट करता है माइंड थ्रू लॉजिकल डिडक्शन होल्ड अथॉरिटी ओवर द सेंसेस। तो रैशनलिज्म इज नथिंग, रैशनल व्यक्ति भी हम बोलते हैं ना, रैशनलिज्म मतलब रीजनिंग, लॉजिक पे फोकस करता है। देन कमिंग टू एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और एक्वायरिंग नॉलेज। तो नॉलेज यहाँ पे बोला है कि इसके दो वेज हैं,
नॉलेज को गैदर करने के लिए। एक तो रैशनलिज्म, लॉजिक, ये सोच के कि अच्छा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्यों घूमती है, हम एक ये देखेंगे। दूसरा हम ये है कि एम्पिरिसिज्म, मैंने जैसे कि आपको बताया कि फील्ड में जाके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, राइट। तो ये जो है सेंसरी एक्सपीरियंस से देखेंगे हम, तभी जो है विश्वास करेंगे कि अच्छा ये जो है वो नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि ओके दिस इज़ ये लेंसेज हैं, तो मैं तभी बोलूँगी ना लेंसेज हैं ये जब मैं इनको देखूँगी, राइट। तभी मुझे नॉलेज हुआ इसका कि भाई लेंसेज है, इसमें इस तरह की किस कंपनी का है ये, और किस तरह का इसका मतलब प्रोडक्ट है ये, क्वालिटी क्या है इसकी, तो मैं देख के अ, इसके बारे में नॉलेज लूँगी। तो ये एम्पिरिसिज्म हो गया आपका। नाउ कमिंग टू एक्जियोलॉजी, जो एक्जियोलॉजी है वो ब्रांच है फिलॉसफी की, डील्स करती है स्टडी ऑफ वैल्यूज़ के साथ, जजमेंट्स के साथ, कंसर्निंग व्हाट इज़ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल और मॉरली गुड। तो ये उन वैल्यूज़ के साथ, उन जजमेंट्स के साथ जो है वो स्टडी करती है उनको, जो मॉरली अच्छे हों, गुड हों, राइट, डिज़ायरेबल हों। एक्जियोलॉजी जो है वो इवैल्यूएशन करती है एथिकल प्रिंसिपल्स का, एस्थेटिक्स स्टैंडर्ड्स का एंड नेचर ऑफ वैल्यू इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू एक्जियोलॉजी जो है 2 सबफील्ड में डिवाइड की गई। एक एथिक्स, एथिक्स तो आपको पता ही है, एथिक्स काफ़ी सुनते आए हम। एथिक्स फोकस करते हैं मॉरल वैल्यूज़ पे, प्रिंसिपल्स पे, ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन पे, और एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चंस अबाउट मॉरली व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। चोरी करना मॉरली इज़ बैड, राइट। अगर किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है तो चोरी करेगा, उसके लिए वो मॉरली करेक्ट है, राइट। तो एथिक्स का मतलब है मॉरली जो चीज़ हमारे लिए गुड हो। नाउ कमिंग टू एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब जो देखने में अच्छी लगती है, उस सजी सजावट में, जैसे शादियों में आप जाएंगे तो घर बहुत सजा होगा, एस्थेटिकली बहुत सजा होगा, तो एस्थेटिक वही है। एस्थेटिक ऑन द अदर हैंड एग्जामिन वैल्यू रिलेटेड टू ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट, है ना, इन्वेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज कंसिडर एस्थेटिकली प्लीजिंग, वैल्यूएबल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। तो क्या है, माने कि फॉर एग्जांपल मैंने घर में दरवाज़ा बनाना है। अब क्या होगा कि आजकल क्या है कि हमें डिज़ाइनर दरवाजे चाहिए, स्लाइडिंग डोर्स चाहिए जो कि एस्थेटिकली अच्छे लगे। तो एस्थेटिक मतलब जो अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। नाउ कमिंग टू ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी ब्रांच है अगेन मेटाफिजिक्स की, जो कि डील करती है एसेस ऑफ एग्जिस्टेंस पे एंड रियलिटी, कि कोई भी चीज़ है अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, राइट। क्या वो रियली में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ड्रीम्स हैं, राइट। दो तरह के इसमें जो है विचार हो सकते हैं। एक ये, कोई भी ये बोलेगा कि भाई हमारे जो ड्रीम्स है वो रियल नहीं है, राइट, क्योंकि रात को आते हैं, कभी सब दिन को भी आ जाते हैं, लेकिन डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए रियल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, हमारे जो ड्रीम्स है वो रियल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो ऑन्टोलॉजी है ये बेसिकली चीज़ों पे फोकस करती है कि जो एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो रियलिटी है भी या नहीं। तो ऑन्टोलॉजी का मेन फोकस इस पे है। It aimed to answer profound questions about what exists in the world and how these identities relate to each other. Imagine you're trying to figure out if your dreams are real and just illusion, जो कि मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल। सो ऑन्टोलॉजी किस पे फोकस करता है, रियलिटी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस पे, कि कोई अगर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो रियली एग्जिस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, राइट। इन चीज़ों पे फोकस करता है ऑन्टोलॉजी। अगर हम उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करना लग जाए तो उसको एपिस्टेमोलॉजी कहेंगे, राइट। और उसके बाद किस तरह से हमने वो नॉलेज जो है गैदर करनी है, उसके लिए हमें एथिक्स, एक्जियोलॉजी याद रखना है। So everyone, that's all about from my side about the research, characteristic, paradigm and approaches. तो एक बार मैं समराइज कर लेती हूँ आपके लिए हमने क्या क्या देखा आज। तो हमने देखा आज रिसर्च, कि रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है डाटा को कलेक्ट करने का, और जो है फिर हम फाइनली कोई प्रॉब्लम है या इशू है उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है रिसर्च का, उस पर वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो वो रिसर्च है। मतलब रिसर्च के अलग अलग डेफिनेशंस है। फिर हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक हमने देखी, जैसे कि एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो ये सारी कुछ करैक्टरिस्टिक देखी। फिर हमने थोड़े बहुत एट्रीब्यूट देखे, जैसे प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स देखे हमने, ऑब्जेक्टिविटी अगेन। फिर हमने जो है इसी तरह से हमारी कुछ अप्रोचेस हमने देखी 3-4 ना, एक्जियोलॉजी, ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। फिर हमने पैराडाइम भी देखी, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो मतलब एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हमारी लिटिल बिट बिल्डअप हो गई, आई होप, रिसर्च के रिगार्डिंग। सो गाइज, अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड you know subscribe, and don't forget to comment below in the comment section. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.